भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कहता है कि देश में करीब 36 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक और जैविक खेती हो रही है। स्पेसिफिक वो ये भी कहता है कि देश में इसमें से 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिस पर प्राकृतिक खेती हो रही है। समझने की ये भी ज़रूरत होती है कि प्राकृतिक और जैविक खेती में अंतर क्या होता है। समझने की ये भी ज़रूरत होती है कि देश में और भी बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीक़ों से खेती को नए नए आयाम देने की कोशिश करते हैं और वो उसे देते भी हैं, लोग भी उनको फॉलो करते हैं। लेकिन एक किसान जो पद्मश्री भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मैं बात कर रहा हूं भारत भूषण त्यागी, बुलंदशहर ज़िले के बीटा के रहने वाले हैं और खेती की जो समझ है, स्पेशली जो प्राकृतिक खेती की समझ है, उस समझ पर उनका जोर ज़्यादा रहता है कि अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उस शब्द के शरीर को भी समझें, उसकी भाषा को भी समझें, उसकी परिभाषा को भी समझें। और अगर हम समझ लेते हैं, हमारी समझ की ट्यूनिंग अगर ठीक हो जाती है तो जो भी हम करेंगे वो प्राकृतिक होगा और प्रकृति के साथ आपका संतुलन, समृद्धि, न्याय ये सब कुछ आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारत भूषण जी हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लाइन में अगर हम प्राकृतिक खेती की परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी। परिभाषा एक खुली किताब की तरह आम आदमी के सामने है। धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ पूरकता पूर्वक जीना ही प्राकृतिक खेती की परिभाषा है। अभी तक हम जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं कृत्रिम व्यवस्था के साथ या कृत्रिम तरीकों को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं कि जिनके आधार पर कहीं ना कहीं प्रकृति के समानांतर कोई विरोध खड़ा होता है। धरती पेड़ पौधों को पैदा करती है डॉक्टर साहब, और पेड़ पौधे धरती को वापस बायोमास के रूप में उसका जो पोषण है लौटा देते हैं। मनुष्य ऐसा क्या करता है कि जो पेड़ पौधे करते हैं वो नहीं कर पाता है। देखिए, मनुष्य में जो कल्पनाशीलता है, अर्थात उसके जीने की आशा, उसके लिए विचार और उसके लिए इच्छाओं के साथ उसमें जो कर्म स्वतंत्रता है, वो कर्म स्वतंत्रता के कारण उसमें कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता मनमानी में परिवर्तित हो जाती है। मनमानी का मतलब है कि मैं अनुमान को लगाकर किसी बात को, जैसे अनुमान ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे जंगल में रहने वाली किसी चिड़िया ने आज तक अपना घोंसला नहीं बदला, लेकिन आदमी ने अपने कपड़े भी बदले, मकान भी बदले, तो ये आदमी की परिवर्तन, ये कल्पनाशीलता है। लेकिन कल्पनाशीलता यदि व्यवस्था से नहीं जुड़ती है और मनमानी कोई नया रूप ले लेती है, जैसे हमने व्यवस्था को नहीं समझा और हमने पैसे को ही व्यवस्था मान लिया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति की भी अपनी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को समझकर बस उसके साथ चलना भर है, इतना काफ़ी है? बिल्कुल। मैंने इसको 1997 से, मैंने जब से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को समझा, उससे पहले मेरे अंदर भी प्रकृति को लेकर बहुत बड़े रहस्य थे कि प्रकृति एक चमत्कार है, एक रहस्य है। लेकिन समझने पर पता लगा कि परमाणु के विकास क्रम व्यवस्था को यदि सही ढंग से आप देखते हैं तो जो परमाणु पानी बनाने में लगे वो पानी बनाने में लगे हैं, जो लोहा बनाने में लगे हैं वो लोहा बनाने में लगे हैं, जो मिट्टी बनाने में लगे हैं वो मिट्टी बनाने में लगे हैं। इसका मतलब प्रकृति की एक एक इकाई का आचरण निश्चित है, उसमें व्यवस्था निश्चित है और उनकी परस्परता में भागीदारी भी निश्चित है। मतलब एक बात तो ये तय हो जाती है कि प्रकृति की एक व्यवस्था है और प्रकृति की व्यवस्था ये आम लोग भी मानते हैं कि वो सर्वोत्तम है। अगर उसने नदियाँ बनाई हैं, उसने तालाब बनाए हैं, उसने अगर बारिश का एक चक्र बनाया है, उसने गर्मी सर्दी पेड़ पौधे बनाए हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कई बार जैसे मनुष्य के लिए ही उसने सब कुछ बनाया हो। शायद मनुष्य को उस व्यवस्था को समझना ज़रूरी है और उसके साथ चलना ज़रूरी है। लेकिन इसमें छेड़छाड़ कहाँ हो जाती है, ख़ास तौर पर बाज़ार इसमें कहाँ आता है और वो किस तरह से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है, ये भी हम समझेंगे। बाज़ार में व्यापार शब्द की एक परिभाषा है, वो परिभाषा है लाभ को हानि के साथ जोड़कर देखना, अर्थात लाभ बराबर हानि। अब हानि क्या है? कम देकर ज़्यादा मिल जाए। कम देकर ज़्यादा का मतलब क्या है? कम मेहनत करनी पड़े, कम समय में, कम लागत में। यदि हम कोई चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं तो हमने इसको कृत्रिम तरीका दिया, इसका नाम हमने बाजार दिया। लेकिन मूल रूप में यदि आप बारीकी से देखेंगे तो कम और ज़्यादा का कोई तरीका बाजार में नहीं है, ये व्यवस्था में नहीं है।
हमारी मनमानी के कारण जितने हम आगे चले, नतीजा क्या निकला? हमने कम देकर ज़्यादा लेने के कारण आर्थिक असंतुलन गरीबी अमीरी के रूप में बदला। हमने धरती के साथ काम किया, धरती की उर्वरता कमज़ोर हुई, हमने जैव विविधता कमज़ोर कर ली, पशु पक्षियों विलुप्त होने लगे, बीज परंपरा विलुप्त होने लगी। अब जब ये देखा कि ये तो परिस्थितियाँ विपरीत होती जा रही हैं, तो तब हमको प्राकृतिक खेती याद आई। प्राकृतिक खेती में अगर हम जंगलों की बात करें, वो भी तो प्राकृतिक ही हैं, उनको कहीं से अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे पूरे के पूरे हिमालय के जंगल हों या फिर वो अमेजन के जंगल हों, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, इतने घने गहरे। लेकिन खेतों को जब आप प्राकृतिक खेती कहते हैं तो उन्हें अलग से पानी देने की ज़रूरत क्यों होती है? जंगल उनको कहेंगे जहाँ पर प्राकृतिक व्यवस्था में आदमी का दखल नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे हमने अपने खाने पीने की चीज़ों को जोड़कर देखा, तो हमने सबसे पहला पुराना इतिहास उठाएंगे तो खेती परिवार के लिए थी। परिवार की ज़रूरतों के लिए एक खेत में अनेक फसल लगाते थे, उससे धरती को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और हम वर्षा आधारित खेती करते थे और कोई भुखमरी नहीं थी। मैं इसको बहुत निवेदन से कहना चाहूँगा कि समस्याएं जब थीं, जब हमने अनाज के उत्पादन को पैसे में बदल कर देखा तो गरीबी आने लगी। हम ये कह रहे हैं कि यदि आज भी खेती को हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो ज़मीन 10, 12, 15 फसलों को देने के लिए आज भी तैयार है, वही ज़मीन है। फ़र्क क्या है कि हमने उसके अंदर का पानी का असंतुलन कर दिया। ज़मीन का वाटर लेवल जो एक सतह पर काम कर रहा था, आज वो गहराई में चला गया, क्योंकि हमने पानी का दोहन किया, रसायनों के जरिए ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। खेत में जिस तरह से जंगल में असंख्य तरह के पेड़ पौधे उपज आते हैं, वैसे ही उसी पैटर्न को हमें अपनी खेती में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम मोनोक्रॉपिंग ना करके मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो उस पैटर्न पर हम आ सकते हैं। हमें बायोमास भी हमारे खेत को मिलेगा लगातार। इसका मतलब खाद की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। इसमें क्या है, जैसे विविधता, अभी हम फंसे कहाँ, एकल फसल प्रणाली, एक चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ पर मशीन की भी सुविधा है, रसायनों का भी इस्तेमाल है। इस खेती में क्या है, इस खेती में हम एक ही खेत में कई फसलें लगाएंगे, अलग अलग समय पर लगाएंगे, उनमें दूरी के नियम को भी देखना है, उनकी परस्परता को भी समझना है, उसका की बीज की मात्रा कितनी होगी और कितना उत्पादन मुझे मिलेगा, उसकी बिक्री की व्यवस्था क्या होगी। तो ये खेती एक मैनेजमेंट है। तो प्राकृतिक खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझकर एक मैनेजमेंट प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कर दिया, अपनी मर्जी से कर दिया। एक दूसरी बात, विविधता के कारण इसका जीवांश कार्य तेजी से बढ़ता है। माइक्रोबायोलॉजी, जो साइंटिफिक भाषा में हम सूक्ष्म जीवाणु तंत्र बोलते हैं, वो तेजी से विकसित होता है, क्योंकि अनेक फसलें हैं। आपके इस खेत का कार्बन जीवांश कितना होगा? लगभग 1 के आसपास इसका कार्बन है, और माइक्रोबायोलॉजी इसकी सस्टेन है। मतलब जितने वो हम उनको तो हम नाप नहीं सकते, लेकिन जैसे हल्दी को देख रहे हैं आप, हल्दी के लिए जो तत्व चाहिए वो उसको मिल रहे हैं, धान के लिए जो चाहिए वो उनको मिल रहे हैं, गन्ने को जो चाहिए उसको मिल रहे हैं। कई मॉडल यहाँ पर हैं। एक ये मॉडल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गन्ने के 2 खूड़ यहाँ पर हैं, उधर की तरफ भी, उसके दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी हल्दी बोई गई है। बीच का जो पोर्शन है इसमें धान लगाया गया है। ये करीब 5 फीट का बेड है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि एक हल्दी है, हल्दी के बाजू में 2 खूड़ जो हैं वो फिर गन्ने के हैं, उसके बाजू में फिर हल्दी है। ये करीब 10 फीट का जो एरिया है, इस तरह से करीब 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या हम ये जो कंपोजिशन है इसको क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ ऐसी कंपोजिशन भी ले सकते हैं जिसमें आदमी अपनी आय को 2 गुना 4 गुना नहीं बल्कि उसे 10 गुना तक भी ले जा सकता है? ये सारा तो कंपोजिशन का खेल है और वहाँ के इकोलॉजी का भी खेल है। एक पहला प्रयोग है कि जंगली जानवरों का अटैक है, बंदर ज़्यादा हैं, नीलगाय हैं, या जो पशु किसानों ने छोड़ दिए हैं वो भी जंगल में घूम रहे हैं, तो उनसे किसानों को तकलीफ तो होती है। तो तब हमने देखा कि हल्दी की ज़रूरत है। हल्दी के बीच में गन्ने को भी नुकसान नहीं करते हैं, धान की फसल को नुकसान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके का एक कंपोजिशन बैठाया। अब यदि जो किसानों को ये समस्या नहीं है और वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो वो बीच के सेक्टर में सब्जियों में जाएं,
वो गन्ने के साथ में जब गन्ना सितंबर से लगाना शुरू करते हैं तो वो लहसुन, प्याज, मेथी, पालक इस तरीके की चीज़ें लें। बराबर की फसल जहाँ पर हम ये धान लगाए हुए हैं वहाँ पर वे आलू की खेती, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर की खेती, गर्मी का मौसम आता था टमाटर की खेती। तो बहुत ये अपार संभावनाएं हैं कि हम सही डिस्टेंस का मैनेजमेंट रखेंगे यदि, तो हमको उत्पादन कम मिलने का नहीं, कोई मतलब शंका ही इसमें नहीं है। इसमें हम प्रोडक्शन का जो है एक बार अंदाजा आपसे पूछ सकते हैं? गन्ना लगभग 300 से 400 कुंटल जितना आम भाषा में किसान निकालते हैं। उसके साथ में 20-25 कुंटल हल्दी, उसके साथ में धान की फसल 10 से 12 कुंटल और लगभग 3 कुंटल के लगभग अलसी। और ये भी सब एक तरह से बिना किसी खाद के और बिना किसी पेस्टिसाइड के और कम पानी में। क्या ये सही है? बिल्कुल, पानी की मात्रा तो इसमें बहुत कम है। जुताई इसमें ना के बराबर है। एक बार जुताई होगी पूरे वर्ष में, उसके बाद में जुताई की ज़रूरत नहीं है। हर्बल पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर की या गोबर की खाद इस सब की भी ज़रूरत नहीं रहती? पीछे 10 वर्षों से मैं ये जांच रहा हूँ कि हल्दी के पत्ते की गंध के कारण बहुत सारे कीड़े धान पर नहीं आता और कई बार कुछ घास भी इसमें रहती हैं। जैसे गन्ने की 2 लाइनों के बीच में हम घास को ऐसे ही छोड़ के रखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कीड़े घास पर ही रहते हैं। तो धान की फसल की सुरक्षा या हल्दी के कारण ये पूरी विविधता का एक खेल है जिसमें कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण अपने आप बना रहता है, खरपतवारों का नियंत्रण अपने आप बना रहता है। बिल्कुल, मतलब इस मैकेनिज्म को भी समझना है आपको कि ऐसे कौन से पौधे आपको लगाने हैं जिनसे आपको बायोमास यानी प्राकृतिक रूप से ही खाद मिल जाएगी, और ऐसे पौधे भी आपको ध्यान में रखना है कि जिनसे आपकी जो फसल है उस पर कीट नहीं आएंगे, पेस्ट नहीं आएगा, और इस तरह से आप कीड़ों से भी बच जाएंगे और आपको खाद भी पूरी मिल जाएगी आपकी धरती को, और पानी की भी उसमें इस वजह से कम ज़रूरत होगी। हम यहाँ पर कई तरह के मॉडल हैं, आइए यहाँ पर एक एक करके हम मॉडलिंग आपको दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप कौन से मॉडल को अपना सकते हैं। उन्हें प्रकृति की पूरी समझ है और उस समझ से वो ये दावा करते हैं कि खेतों को न तो किसी तरह की खाद की ज़रूरत है, न किसी तरह के पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, यहाँ तक कि न उन्हें किसी तरह के जैविक खाद की ज़रूरत है, ना ही उन्हें किसी तरह के हर्बल पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। आपको पौधों की समझ है, आपको समय की समझ है, आपको दूरी की समझ है, तो ये सारी समझ आपको एक तरह से एक बेहतरीन किसान बनाने की तरफ ले जाती है। उन्होंने कई तरह की मॉडलिंग यहाँ पर की है। एक मॉडल आपने देखा, यहाँ पर मसाले भी हैं, धान भी है, गन्ना भी है, उसके बीच में हॉर्टिकल्चर भी आपको मिलेगा। हम जिस मॉडल में हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे दाईं तरफ हल्दी है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर गन्ना है। हम डॉक्टर साहब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मॉडल है ये किस तरह के किसानों के लिए है। ये हल्दी है और फिर गन्ने का ये डिस्टेंस है, ये कितना है, इसे कैसे समझें? इस परिवार में अनेक किसान आते हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम भी होती है और जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा भी होती है। तो अब हमको ये चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 1 एकड़ से नीचे और 1 एकड़ से फिर बहुत ऊपर, माने 2 एकड़, 5 एकड़, 50 एकड़, तो उस दृष्टि से यहाँ पर समय, दूरी, मात्रा, बीज की मात्रा, पौधों की संख्या, सब पर ये ध्यान दिया गया। और ये भी ध्यान दिया गया कि किस में कितना मेहनत करना होगा। कई बार किसान मेहनत से डरते हैं, तो इस स्थिति में जो मॉडल में जहाँ हम खड़े हैं 6 मीटर की इसकी चौड़ाई है और 40 मीटर की लंबाई है, तो ये लगभग 240 मीटर बनते हैं। ये जिस क्यारी में हम खड़े हैं ये लगभग 200 मीटर की क्यारी है। बिल्कुल। और 200 मीटर का मतलब है कि 6 मीटर की चौड़ाई है और लगभग 30-35 मीटर लंबाई है। इसमें लगभग 80 ये बंच हैं, जो गन्ने के बंच में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख, ये जो पिलर है, ये पिलर जो हैं, और ये 5-5 गांठ के पिलर हैं। एक जगह हमने 5 गांठ लगाई हैं, तो 80 जगह माने 400 गांठ। 400 गांठ का मतलब 20 गन्ने। इसके में इसमें बीज लगाए कुल 20 गन्ने। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन कितना आएगा? एक बंच जो है मुझको 40 किलो गन्ना देगा। लगभग 30 कुंटल गन्ना हमारा 200 मीटर जगह में से है। ये किसान भाई इसका गणित लगा सकते हैं। किसान भाई आसानी से गणित लगा सकते हैं कि 200 मीटर का मतलब है कि 1 एकड़ का मतलब 4000 मीटर का कितना हिस्सा हो गया? लगभग 20वां।
और अब तो आपने इसमें जुताई करवा दी है, ये किस तरह से हो गई है या नलाई कराई गई है ये, और अब इसमें क्या तैयारी है? ये हमने हाथ से नलाई की है, एक छोटे से पावर टिलर से इसकी जुताई करी पहले हल्की, फिर घास को निकाल दिया। घास को निकाल कर मल्चिंग की तरह दूसरी जगह प्रयोग कर लिया, बिल्कुल खाद के लिए, उसको ज़मीन का भोजन है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इस गन्ने को और उर्वरता प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर मेथी, पालक, धनिया और जो कंद वाली चीज़ें हैं, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर और कुछ शिमला मिर्च जैसी चीज़ें और कुछ एग्जोटिक वेजिटेबल्स भी, ये सब चीज़ें इसलिए ताकि किसान समझ लें धरती किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो ये एक मॉडल है जो बड़े किसानों के लिए है। आप देख रहे हैं 6 मीटर में 3 रो हैं जो गन्ने की हैं और 6 मीटर में खाली हल्दी है। जब हल्दी नवंबर में उसका पत्ता सूख जाएगा तो उसी हल्दी पर बिना जुताई के, बिना कुछ किए हुए वहाँ पर सरसों डाल दी जाएगी, पानी चला दिया जाएगा और सरसों उगाएगी और उसके बाद जब सरसों कटेगी तो हल्दी फिर से उगाएगी। मार्च में हल्दी निकाल दी जाएगी और हल्दी दोबारा से डाल दी जाएगी। और यही जो चक्र है ये एक फसल चक्र है, समय का चक्र है, समझ का चक्र है। और इसी चक्र के साथ मैं आपको एक और मॉडल के साथ रूबरू कराता हूं। अगर आप सिर्फ 1 बीघा ज़मीन रखते हैं, बहुत छोटे किसान हैं, तो उस ज़मीन में गन्ना भी है, उस ज़मीन में अमरूद के पेड़ भी हैं, उस ज़मीन में लेमन ग्रास भी है, उसमें बांस भी है और भी कुछ है। हम यहाँ पर डॉक्टर भारत भूषण जी आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 बीघा ज़मीन की जो इकोनॉमी है वो कैसे, उसमें भी क्या परिवार कोई सरवाइव कर सकता है? जब हम प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ये पता लगता है कि उत्पादन का घनत्व, विविधता और उसकी नैसर्गिक नियंत्रण को समझना है। इससे क्या पता लगा कि जब एक खेत में, अब जैसे ये देख रहे हैं आप इसमें, तो इसमें एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, अमरूद एक ऊंचाई तक जाएगा, बिल्कुल एक समय आएगा तो अमरूद गन्ने से ऊपर चला जाएगा, फिर गन्ना अपनी जगह है, गन्ने के बीच में जो जगह बची है अमरूद के में, यहाँ पर हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस खेत का जो मूल मकसद है कि इसको हम नर्सरी में ट्रांसफ़र कर दें। गन्ने का भी हम गन्ना ना बेचें, गन्ने का बीज बेचें। अब यदि इसमें से 50 कुंटल गन्ना निकलता है तो 50 कुंटल गन्ने से लगभग बीज बेचकर 80,000 रुपया किसान को मिलता है। ये सीधा गणित है। और वो भी गन्ने की बड। और गन्ने की बड। उसके बाद में यदि वो शेष गन्ने का रस निकाल कर बेचता है तो रस को वो सिरके में बदल सकता है और उससे भी 20-25 हज़ार रुपये की कमाई इसकी होगी, अधिक होगी। और सम्मानजनक तरीके से देखते हैं तो सब्जियों की खेती, लेमन ग्रास की खेती, और जिस प्रकार से भारत सरकार अब प्रमोट कर रही है, बांस को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, बाउंड्री में 10-5 पौधे बांस के लगा लें। इन सब चीज़ों में यदि हम बीज पर केंद्रित हो जाएं, पौधशाला में बकायन के जो बर्मा ड्रैक है उसके पौधे बनाएं, तो इन चीज़ों की मांग गांव में बढ़ रही है। बिल्कुल। एक गांव में कम से कम 2-3 किसान आसानी से अपने 1 बीघे ज़मीन में भी 1-1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, जो 10-12 हज़ार रुपये महीने की एक बहुत सम्मानजनक कमाई है। और ऐसी कई चीज़ें हैं छोटी बड़ी जिनको हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके किस तरह से बाकी किसानों को जोड़कर उनका जो उत्पाद है उसको साथ में जोड़कर उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग और आउटलेट बनाने तक का जो सफ़र है, श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी, उनका जो ये प्रयास है और उनका जो ये खेती का, प्राकृतिक खेती का जो उनका प्रवास है, इस प्रवास के दौरान उन्होंने खुद सीखा, लोगों को सिखाया। ये जो परिवार संस्थान है यहाँ पर रोज़ाना क्लासेस चलती हैं, देश भर के किसान नौजवान यहाँ पर आते हैं और अपने भविष्य के, भारत के लिए भविष्य की खेती को समझते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उस प्रोसेसिंग यूनिट में जो इस एफपीसी से जुड़े हुए किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस यहाँ तक पहुँचाते हैं या उनका प्रोड्यूस यहाँ तक आता है, उसकी यहाँ प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है और उसकी मार्केटिंग भी होती है। उन्हीं के जो सुपुत्र हैं दीपक त्यागी, वो मेरे साथ में हैं, वो इस एफपीओ के डायरेक्टर भी हैं। आपका स्वागत है सनसेट टीवी में। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ तक पहुँची है। हम लोगों ने ये प्रयास तब शुरू करा जब हम लोग जैविक खेती करना प्रारंभ करें, तो हमारे पे धीरे धीरे हमें बाज़ार की
समस्या आनी शुरू हुई। हमने कुछ चीज़ें प्रोसेस करके बेचना चाहा, तो बाज़ार में मिलावट के कारण वो प्रोसेस आइटम हमारे बाज़ार ने नहीं खरीदे। मतलब जिनसे हमने परचून का सामान आज तक खरीदा उस समय तक, उन्होंने हमारे से बाई प्रोडक्ट के रूप में जो हमने हल्दी पाउडर तैयार करके दिया उन्होंने नहीं लिया। उनका कहना था कि ये उतर जाता है। तो मैंने कि मेहंदी होती तो उतर जाती, हल्दी है उतरेगी नहीं। तो उससे हमारे को धीरे धीरे प्रयास मिला। फिर हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, पापा ने, कि भाई किसान अगर अपने माल को खुद प्रोसेस नहीं करेगा तो उसका बाज़ार दूसरे के हाथ में ही रहेगा, वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान को अपना उत्पादन अगर रेट अच्छे लेने हैं तो अपने आप को प्रोसेसिंग में ले जाना होगा, जिससे उसको बाज़ार भाव से अच्छे रेट मिल जाएं और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक खड़ी होनी शुरू हो जाए। तो इसी प्रयास के साथ, इस सोच के साथ में हमने खुद अपना काम करना शुरू करा। धीरे धीरे इस प्रयास, इस विचार से जो किसान भाई धीरे धीरे लोकल क्षेत्र से, अदर जिलों, राज्य से जो जुड़ते चले गए, वो जुड़ने के क्रम में यही हमारे को बेनिफिट हुआ कि उनके लिए मार्केट एक समस्या बनती चली गई धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा करना सब चाह रहे थे। बस शहर में बैठा उपभोक्ता परिवार अच्छा खाना चाह रहा है, लेकिन आपस में लिंक नहीं हो पा रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पे जो लूट पिटाई बाजार में हुई कि 3 गुने 4 गुने रेट, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अच्छा खाना चाहता है लेकिन उसके रेटों को देखकर वो नहीं खा पा रहा है, ये ऐसे प्रश्न चिन्ह थे हमारे लिए कि हम मार्केट में किस तरीके से इंट्रोड्यूस हों। तो उन सारी समस्याओं को लेके हमने फिर प्रयास यही करा कि हमने किसान को, परिवार को सीधा उपभोक्ता परिवार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करा। मध्यस्थता हम लोगों ने करी। उसमें हमने एक FPO बनाई। FPO बना के हमने किसान जो उसमें जुड़े वो, प्लस अलग अलग राज्यों में जहां हमें सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम मिले या अच्छे किसान मिले, हमने उनके सामानों को भी तैयार करा। कितने किसान जुड़े अभी तक? अभी हमारे साथ अगर हम अपनी FPO की बात करें तो हमारे पास 500 से अधिक किसान हैं जो हमारे FPO में काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। कुछ किसान भाई हमारे साथ बीज में हैं जो ऑर्गेनिक सीड। कंपनी को कितना दिन हो गया है, तब उसका टर्नओवर शुरुआत में क्या था और आज की क्या स्थिति है, गति और प्रगति क्या है? कंपनी जब हमने स्टार्ट करी थी तो उस इनिशियल स्टार्टिंग में तो हम 13-14 मेंबर्स ही जुड़ पाए थे। फिर धीरे धीरे हमने कंपनी में किसानों को मोटिवेट किया, जो किसान पहले से जुड़े हुए थे उनको कंपनी के साथ में लिंक करा। और स्टार्टिंग में तो कंपनी की सेल 2-4-5 लाख के इर्द गिर्द में रही, लेकिन अभी जहां हम स्टैंड बाय कर रहे हैं लगभग हमारी अब 80 लाख हम लोग अपनी कंपनी के द्वारा किसानों को साथ में लिंक कर पा रहे हैं। और कुछ प्राइस हमारा बाहर भी जा रहा है, जो किसान अदर राज्यों में हैं, जिनको हम लोग अपने साथ में FPO के रूप में तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक अभियान, एक सच्ची सोच के साथ जोड़ के काम चल कर रहे हैं। क्या बात, शुक्रिया। यहाँ पर एक बात और हुई कि जिस तरह से दीपक त्यागी इस FPO के डायरेक्टर हैं और वो मार्केटिंग का जो मोर्चा है उसे संभालते हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी जो मेहनत है उसकी बदौलत अभी 10-15 लाख रुपए का सामान बेचने वाला जो उनका FPO है, अब वो 80 लाख रुपए तक का सामान बेच लेता है। क्या पर मंथ या ये एनुअली, ये साल का है। पर ये सालाना की ये गति है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उन्हें उनका उत्पाद वो यहाँ भेजते हैं, अपना गेहूं भी भेजते हैं, अपने बाकी चीज़ें भी भेजते हैं, लेकिन उन्हें बीज की भी ज़रूरत होती थी। और ये तय किया गया कि जब बीज की ज़रूरत इतने सारे किसानों को होती है तो बीज को तैयार करने का काम भी यही FPO क्यों ना करे, और इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। डॉक्टर भारत भूषण त्यागी का परिवार संस्थान है और इसी की लीडरशिप में ये जो समक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये चलता है। इसका हर सदस्य किसी न किसी मोर्चे पर डटा हुआ है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालता है। हमारे साथ इसके एक और सदस्य हैं। मेरा नाम परितोष त्यागी है और मैं यहाँ का प्रोडक्शन देखता हूँ। इसमें हमारे FPO के किसान जुड़े हुए हैं जो 500 के लगभग है। उनके से हम जो बीज उगवाते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है ताकि उन्हें बाज़ार में ना जाना पड़े। फिर उसी के थ्रू हम अपना बीज तैयार करते हैं और अच्छे रेट पे सेल कर देते हैं। ये डॉक्टर भारत भूषण त्यागी का परिवार संस्थान है। इस परिवार संस्थान में ज़रूरी नहीं कि आप ब्लड रिलेटिव हों। अगर आप एक समान विचार रखते हैं और इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तब भी आप इसके वैसा ही हिस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कई साथी हैं जो परिवार संस्थान में रह कर के यहाँ पर काम करते हैं और सभी परिवार के सदस्यों की तरह तनख्वाह पाते हैं। और ये एक मार्गदर्शन है, ये एक तरह की कामयाबी की मिसाल है जो डॉक्टर भारत भूषण त्यागी के नेतृत्व में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है।